आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9 का इतिहास की दुनिया। सोशल साइंस का ये हिस्ट्री बुक है, इतिहास बुक, और ये पार्ट 1 वीडियो है। और इस वीडियो में हम इसका इकाई फर्स्ट, जिसका नाम है भौगोलिक खोजें, भौगोलिक खोजों को समझेंगे। भौगोलिक खोजें क्या है, किस प्रकार से इसमें बताया गया है भौगोलिक खोजों के बारे में। पूरे चैप्टर को हम संपूर्ण व्याख्या करने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आपको हम बताए हैं संपूर्ण व्याख्या। जैसे आप गांव में या शहर में कोचिंग क्लास में पढ़ते होइएगा, उससे बेहतरीन तरीका से हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल व्याख्या करेंगे, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। और इसका पार्ट 2 वीडियो जो आने वाला है, तो पार्ट 2 वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें, देखिए इसमें हम क्या जानेंगे। सबसे पहले इसमें कुल मिलाकर नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं। देखिए फर्स्ट चैप्टर हमारा है भौगोलिक खोजें, उसके बाद दूसरा चैप्टर है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, तीसरा चैप्टर है फ्रांस की क्रांति, चौथा चैप्टर है विश्व युद्धों का इतिहास, पांचवा है नाजीवाद, और छठा है वन्य समाज और उपनिवेशवाद, सातवां चैप्टर है शांति के प्रयास, और आठवां चैप्टर है कृषि और खेतीहार समाज। देखिए बड़ा ही अच्छा एकदम इसमें से आपको बहुत नॉलेज आने वाला है। उसके बाद हम दूसरा विषय भी शुरू करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है हमारा चैप्टर शुरू होता है। और चैप्टर का ये देखिए, ये आपका इतिहास का कक्षा 9 का बुक है, इतिहास की दुनिया। ये इसका कवर पेज है, पृष्ठ। चलिए आते हैं चैप्टर में। हम आपको पृष्ठ इसीलिए दिखाए ताकि आपको पता चले आप ही के क्लास का बुक है। आगे देखिए, ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर है। चलिए इसमें हम इसको समझना शुरू करते हैं। उम्मीद है, आशा है आपको दिख रहा होगा ठीक ढंग से, आप समझ रहे होंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं इस चैप्टर को। तो हमारा चैप्टर है भौगोलिक खोजें। क्या है? भौगोलिक खोजें, इकाई फर्स्ट है। भौगोलिक खोजों के बारे में हम जानते हैं। देखिए विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अब दुनिया का जो इतिहास है, तो दुनिया में अनेक प्रकार की देशों की खोज हुई। आपको पता है, पहले किसी को पता ही नहीं रहता था कि कौन सा देश है। सबको लगता था कि केवल हम ही हैं इस धरती पर। तो इसमें भौगोलिक खोज जो है, इसमें समुद्री यात्रा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि पहले तो हवाई जहाज भी नहीं थी, तो समुद्री यात्रा से ही एक दूसरे देश का खोज होता था। आधुनिक युग के आरंभ होने में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा है, उनमें यह खोजें भी शामिल है। आधुनिक युग के खोज में विभिन्न प्रकार की घटनाएं हुई, उसमें भौगोलिक खोज का भी स्थान निर्णायक रहा है। इनकी पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास, विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों के द्वारा रची गई, जो मध्य युग के अंतिम चरण से आरंभ हो गई थी। मतलब देखिए, इसकी पृष्ठभूमि, मतलब जो भौगोलिक खोजें हुई थी, इसकी शुरुआत जो है वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास, मतलब व्यापारिक परिवर्तन, मध्य युग में इसकी आरंभ हो गई थी। देखिए कहा गया है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो व्यापार जो होता है, पहले लोग व्यापार क्षेत्रीय रूप में करते थे, तो व्यापार क्षेत्र बढ़ाने के लिए नए नए जगह को खोजना शुरू किए। तो इस कार्य में यूरोप के देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई। यूरोप के देश जो है इसमें सबसे आगे निकले, और यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया। अब जो व्यक्ति काम करेगा उसी का तो वर्चस्व होगा, तो यूरोप इसमें आगे था। इसीलिए आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व, मतलब बड़ाई, पूरे दुनिया में, समस्त विश्व में स्थापित हो गया। यह बात और है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश स्पेन एवं पुर्तगाल इस स्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। भौगोलिक खोजों को प्रारंभ करने वाले देश कौन थे? स्पेन। बीच से देखिए ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाता है, स्पेन और पुर्तगाल। भौगोलिक खोजों को प्रारंभ करने वाले देश स्पेन एवं पुर्तगाल थे। ठीक है, स्पेन एवं पुर्तगाल। आगे बढ़ते हैं। इस प्रतिस्पर्धा में पिछड़ते गए, मतलब कंपटीशन में पीछे होते गए, और नए नए देश जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, तत्पश्चात जर्मनी को इस दिशा में अधिक सफलता मिली। तो नए नए देश जुड़ना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, हम जानते हैं कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यता के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा है। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता है। तो प्रारंभिक सभ्यता के काल से ही व्यापार और वाणिज्य क्या था? परस्पर एक दूसरे के संपर्क में रहा है, और इसका एक निश्चित माध्यम से होता था। जैसे प्राचीन एवं मध्यकाल में ही यूरोप एवं एशिया के मध्य प्रायः इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जाता था, और पुराने काल में, मध्यकाल में यूरोप और एशिया में इसी मार्ग से क्या होता था? व्यापार होता था। परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था, मतलब लोग तो थे, जीवन तो था, लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था, मतलब दुनिया से उनका जुड़ाव नहीं था।
अब देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण हिस्सा के अन्य हिस्से, दक्षिण एशिया के अन्य हिस्से, यद्यपि 13वीं शताब्दी में भारत होकर चीन तक की यात्रा विवरणों ने यूरोपियनों को दक्षिण पूर्वी एशियाई समृद्धि का एहसास तो कराया था, परंतु इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब ये जो देश थे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कुछ हिस्से थे, ये जो है 13वीं शताब्दी में भारत से होकर चीन तक की यात्रा यूरोपियनों को दक्षिण पूर्वी एशियाई समृद्धि, मतलब एशिया में जो समृद्धि थी उसके बारे में बताया था, लेकिन इसका प्रभाव विशेष रूप से नहीं पड़ा। कालांतर में व्यापक स्तर पर हुई भौगोलिक खोजों तथा उससे प्राप्त उपलब्धियों ने यूरोप में आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त किया। कालांतर मतलब क्या हुआ, काल के बीतने, समय बीतते बीतते और भौगोलिक खोज तथा उसमें प्राप्त उपलब्धि से आधुनिक युग का रास्ता यूरोप में प्रशस्त हुआ। देखिए आधुनिक युग मतलब क्या हुआ, नया युग तभी ना आएगा जब लोग उसके लिए तैयार रहेगा, मेहनत करेगा। मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का हम यदि अध्ययन करें तो पाएंगे कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। मतलब मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास जो है उसमें सामंती व्यवस्था था। इस काल में ना तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और ना ही धर्म का स्वरूप मानवीय था। मतलब प्राचीन काल में ना व्यापार का ही स्वरूप था और ना धर्म का ही स्वरूप मानवीय था, मतलब मानव के यूज के अनुसार, मतलब मानवीय नहीं था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अति अल्प एवं अंधविश्वास युक्त था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान बहुत कम था और अंधविश्वास युक्त। जैसे कि अभी आप किसी को कहिएगा कि सूरज नहीं धरती घूमती है तो बिल्कुल मान लेगा, और उस समय में आप किसी को कहते कि सूरज घूमता है धरती नहीं, तो वो भी मान लेता। अगर उस समय आप कहते थे धरती घूमता है तो आपको पागल साबित कर देता। ठीक है, तो अंधविश्वास था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण समुद्र के व्यापार भी सीमित था। अब देखिए सीमित भौगोलिक ज्ञान का क्या मतलब है, आपको आपके गांव के बारे में ही पता है, दूसरे गांव के बारे में पता नहीं है, और आप एक व्यापारी हो, तो बताइए आप कैसे बिजनेस कीजिएगा। आप अपने सीमा के अंदर ही बिजनेस कीजिएगा, कहीं दूसरे जगह आप कीजिएगा नहीं, जाइएगा नहीं, तो आप एक सीमित रहिएगा, आप ज़्यादा व्यापार भी नहीं कर पाइएगा। मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है एवं समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अनंत में विलीन हो जाने का भय बना रहता था। बताया आपको, पुराने समय में ऐसा अंधविश्वास था कि पृथ्वी क्या है, चपटी है, और समुद्र में अति दूर जाने के बाद पृथ्वी के कोर जो होता है, कोर उस पर से गिरने के बाद अनंत में विलीन होने के बाद मर सकता था। ऐसा फैला हुआ था। समुद्र यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्ण एवं असाध्य थी। अब समुद्री यात्रा उस समय बहुत कष्टपूर्ण और उतना संसाधन नहीं था। जहाज छोटे और असुरक्षित थे, छोटा जहाज था और सुरक्षित था, तथा गति एवं सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भरता थी। गति एवं सुरक्षा के लिए हवा से ही उसका स्पीड बढ़ता कमता था, हवा पर ही निर्भर था। कंपास या कुतुबनीमा जैसे दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अभी तक नहीं हुआ था। उस समय कंपास और कुतुबनीमा दिशा सूचक यंत्र, ये हुए कंपास, इससे दिशा का ज्ञान होता था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो वो भी यंत्र का ज्ञान नहीं हुआ था। अतः दिग्भ्रमित होकर समुद्र में भटक जाने का भय भी बना रहता था। समुद्र का मतलब आप इतना मत समझिएगा कि बस यहाँ से हमको घर दिख रहा हो। समुद्र इतना बड़ा होता है, समुद्र होता है, तो वहाँ पर दिशा भ्रमित होकर भटक जाने का भय रहता था कि जाए किधर। दिशा का ज्ञान रहता तभी तो किसी विशेष दिशा में जाता, तो दिशा का भी ज्ञान नहीं था, तो भ्रमण क्या क्या डर था कि कहीं भटक न जाए। समुद्री यात्राओं के लिए राज्य की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी, और समुद्र यात्रा के लिए जिस राज्य के लोग यात्रा कर रहे हैं उनको कोई सहायता प्रदान नहीं होता था। इस विषम परिस्थिति में नाविकों एवं व्यापारियों द्वारा अटलांटिक मतलब अंध महासागर जैसे महासागर की यात्रा करना अत्यंत दुष्कर था। और बताइए, अब कोई सुरक्षा, कोई सहायता नहीं मिल रहा हो तो यात्रा करना कितना दुष्कर होता था। यात्रा करना अत्यंत दुष्कर था अंध महासागर में। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि। भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि अब किस प्रकार से तैयार हुई, देखिए। इस बीच यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसके प्रभाव स्वरूप यूरोप मध्ययुगीन मानसिकता से निकलने को उद्यत हुआ।
और इस प्रकार से यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घटना शुरू हुआ जिसका प्रभाव स्वरूप यूरोप जो है मध्ययुगीन में जो मानसिकता था उससे बाहर निकलना शुरू किया। देखिए मानसिकता क्या होता है, हमारा मानसिकता, माइंड में कोई चीज़ बैठ गया हो तो हम वही कार्य करते हैं, वही हमारा मानसिकता होता है। 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम, आधुनिक इजराइल, जेरूसलम जो आधुनिक इजराइल में अवस्थित है, उस समय जेरूसलम था, ध्यान रखना इस बात को, में अवस्थित है, उस पर अधिकार के मुद्दे को लेकर हुए धर्म युद्ध में जब यूरोपीय सामंत मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरबों से पराजित हुए तब सामंतीय गौरव के मिथ्याभिमान से ग्रसित यूरोपीय दंभ टूटने लगा। देखिए क्या हुआ था, 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार का जो मुद्दा था उसको लेकर धर्म युद्ध हुआ। धर्म युद्ध धर्म के नाम पर जैसे भी भारत में होता है। जब यूरोपीय सामंत मध्य एशिया की नवीन शक्ति, और उस समय यूरोपीय जो सामंती थे वो मध्य एशिया के नए शक्ति अरब, उससे पराजित हुए थे, अरब से पराजित हुए तो सामंती गौरव का जो मिथ है, झूठा अभिमान से ग्रसित यूरोपीय था, वो टूटना शुरू हुआ। परंतु इसके कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आए। सकारात्मक को इंग्लिश में पॉजिटिव बोलते हैं, मतलब अच्छा परिणाम आए। धर्म युद्ध के दौरान ही यूरोपियनों को यह महसूस होने लगा था कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए, और धर्म युद्ध के दौरान ही यूरोपियनों को ऐसा लगा कि दुनिया का जो भी पहलू है उसको समझा जाए। इसी से ही इन घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार की। यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, तो वो जो धर्म युद्ध हुआ था उसके बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है, मध्य युग में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यों का निर्माण किया। इधर 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कस्तूनतुनिया के मार्ग से होता था। अब देखिए मध्य युग में अरब के पश्चात तुर्क जो है विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण किया। विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण कौन किया, तुर्क किया। देखिए तो यहाँ से हम आपको टिक कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व, 5 दशक मतलब 5 दहे 50 साल पहले तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार जो है किस रास्ते से होता था। 15वीं शताब्दी के पूर्व यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार जो है कस्तूनतुनिया के मार्ग से होता था। परंतु 1453 ईस्वी में कस्तूनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य से यूरोपीय व्यापारी के लिए इस मार्ग से व्यापार करना निरपराध नहीं रहा। कहने का मतलब 1453 ईस्वी में कस्तूनतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य हो गया। तुर्की का आधिपत्य कब हुआ, 1453 स्थिति में। अब यूरोपीय व्यापारी जो है इस मार्ग से उनको व्यापार करना आसान नहीं रहा, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार करने के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया। कर, अभी टैक्स उसको बोलते, बहुत टैक्स लेता था उस रास्ते से, जिसका हल ढूंढना यूरोपियनों के लिए आवश्यक था। अब देखिए बिजनेस में क्या है, आप अधिक कर दीजिएगा तो बताइए हमारा बिजनेस ग्रो कैसे करेगा। इसीलिए इसके लिए नया रास्ता ढूंढना बहुत आवश्यक था। अब देखिए आगे क्या होता है। चलिए देखिए, इस काल में हुए नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा एवं नौसेना के विकास को आसान कर दिया। अब इसी काल में नए नए आविष्कार हुए और उन आविष्कार जो है समुद्री यात्रा और नौसेना के विकास को बहुत आसान किया। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, यूरोप वासी जो है कंपास का ज्ञान किससे सीखा, अरबों से सीखा। इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्री तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में परंपरागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति विकसित हुई। खांचा पद्धति इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल समुद्री तट इलाके में नाव निर्माण कला में, नाव जो होता है ना उसके निर्माण में जो परंपरागत पद्धति था, चलते जो आया था शुरू से, उस पद्धति को हटाकर नए पद्धति का विकास हुआ, जिससे बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था, और उस समय दूरबीन का भी आविष्कार हो चुका था। दूरबीन मतलब दूर से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सामुद्रिक अभियानों में काफी सहायक था। दूरबीन का आविष्कार हो चुका था और दूरबीन सामुद्रिक अभियान में काफी सहायता करता था दूर की वस्तुओं को देखने समझने में। अब मानचित्र में काफी सुधार हो चुका था। मानचित्र जो होता है ना, नक्शा हमारा, तो नक्शा पर ही तो हम चलते हैं, जाना कहाँ है, तो नक्शा में भी सुधार हो चुका था। इस संदर्भ में एस्ट्रोलॉब जो अक्षांश जानने का उपकरण है, ये भी महत्वपूर्ण था। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज
केरावल बनाए थे। केरावल कौन बनाए थे? पुर्तगालियों ने बनाए थे। पुर्तगाल कौन सा जहाज बनाए? केरावल बनाए, जो हल्का था और तेज चलता था। इन नए उपकरणों एवं साहस के बल पर, अब देखिए कोई भी कितना भी बड़ा उपकरण हो, आप कितना भी तेज हो, साहस होगा तभी तो काम किया जाएगा। ये देखिए दिशा सूचक यंत्र है, इस प्रकार से रहता था, इसमें दिशाएं दर्शाई जाती थी, इसमें दिशाएं बताई जाती थी इस प्रकार से। दिशा सूचक यंत्र। यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे, और यूरोपीय नाविक जो है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। इसी क्रम में 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तर महासागरीय कैप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, उत्तर महासागरीय की खोज कब हुआ? तो 1488 ईस्वी में हुआ। कौन किए? तो किधर भाग गया? हाँ, बार्थोलोमियो डियाज, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तर महासागरीय तक पहुंच गया। और 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। और अमेरिका की खोज कब हुआ? 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई। आगे 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक, आगे बढ़ते हैं, ये देखिए तत्कालीन नाव का चित्र है, और क्लियर नहीं है फोटो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। साहसी नाविक वास्को डी गामा उत्तर महासागरीय होते हुए भारत के मालाबार तट, जो केरल के कालीकट तक पहुंच गया। कौन? वास्को डी गामा भारत के कहाँ पहुंचे? मालाबार तट, जो केरल के कालीकट अभी वर्तमान में है, वहां पहुंचे, जहां स्थानीय शासक जमोरीन द्वारा उसका स्वागत किया गया। जमोरीन वहां का उसमें स्थानीय शासक था, वे उनका स्वागत किए। ज्ञातव्य है कि वास्को डी गामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन संसाधनों का भी योगदान था। अब वास्को डी गामा के सफलता के पीछे कुछ नए संसाधन का भी योगदान था, ऐसा माना जाता है। जैसे कि भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद जो है, उनकी भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई। दक्षिण अफ्रीका में भारत के एक व्यापारी थे अब्दुल मजीद, उनकी भेंट हुई थी वास्को डी गामा से। इसी के सहयोग से उसे भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया। वास्को डी गामा भारत की खोज करने वाले व्यापारी थे और नाविक थे। और वास्को डी गामा किसकी सहायता से? अब्दुल मजीद की सहायता से। इससे यूरोपियनों के साहस में वृद्धि हुई। अब नए नए जगह खोज होने लगा तो इनके साहस में वृद्धि हुई। वास्को डी गामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजारों में बेचा गया। अब वास्को डी गामा भारत से जो वस्तु लेकर गए थे, 26 गुना मुनाफा उस पर कमाए। कहने का सेंस ये है, अगर 1 रुपये की वस्तु होगी तो 26 रुपये में वहाँ बेचा गया, तो सोच लीजिए कितना मुनाफा। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियनों की एक नई उपलब्धि थी। अमेरिका, जिसे नई दुनिया भी कहा जाता है, उसकी खोज यूरोपियनों के लिए एक नई उपलब्धि थी, जिसे 1492 में ही कोलंबस ने प्राप्त किया। अमेरिका की खोज कब हुई? 1492 में। कौन किए? कोलंबस किए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा, और ये यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन का, कोलंबस को लगा कि भारतीय उपमहाद्वीप का ही हिस्सा है, इसीलिए वहाँ के लोगों को रेड इंडियन, वहाँ के निवासी को रेड इंडियन कहा। बाद में स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा, मतलब वहाँ पर और विस्तार से ढूंढने पर अमेरिकी वेस्पुची को एक महाद्वीप बताया। इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा, और आगे इसी महाद्वीप का नाम बताया गया और उसी के नाम पर उसका नाम अमेरिका पड़ा। 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया, और यह धारणा पुष्ट हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हैं। 1519 ईस्वी में कौन? मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया, और यह धारणा हो गई, मतलब जो पहले धारणा थी पृथ्वी चपटी है, यह धारणा पुष्ट हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आगे कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की भी खोज की। ऑस्ट्रेलिया की खोज कौन की है? कैप्टन कुक ने। साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया, न्यूजीलैंड के द्वीप का पता लगा। उसके बाद सर जॉन और सेबास्टिन केबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपियन देशों के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेला प्रमुख थी।
अब देखिए, भौगोलिक खोज को प्रोत्साहन उत्साहित करने के लिए अनेक देश के, विभिन्न यूरोपीय देश के शासक भी अपना अपना योगदान दिए, साथ दिए, जिसमें कुछ शासक के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। स्पेन की महारानी इसाबेला और पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही यूरोप को जो है पूरी दुनिया का पता चल चुका था। नई दुनिया, अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा गया, क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पूर्व इसकी कोई जानकारी नहीं थी। कोलंबस के पहले जो है अमेरिका के बारे में किसी को नहीं पता था, इसीलिए उसे नई दुनिया कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। देखिए, ये जो है उस समय का प्रमुख खोज यात्रा का यहाँ पर दर्शाया गया है, और किताब में जो है इसी प्रकार से धुंधली आकृति थी। हम कोशिश करेंगे जो है क्लियर आकृति अगर उपलब्ध हो तो हम वो यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, ये पूरा चित्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो है भौगोलिक खोजों के परिणाम, भौगोलिक खोज तो हो गया, सब चीज़ मिल गया, अब इसका परिणाम क्या हुआ। देखिए, भौगोलिक खोजों के परिणाम काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। दूरगामी का मतलब अभी आप पढ़ रहे हैं तो इसका दूरगामी परिणाम मिलेगा, कभी आप अच्छे पद पर जाइएगा, अच्छे नॉलेज आपके पास आएंगे। दूरगामी परिणाम काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के एक वृहत भूखंड से परिचित कराया और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए। पहले पता ही नहीं था कि कौन देश है, क्या है, नहीं है, तो इससे सभी को सभी के बारे में पता चला। एशिया और यूरोप की विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले से भी अलग थी परस्पर संपर्क स्थापित हुआ। एशिया और यूरोप की जो सभ्यता एक दूसरे से अलग थी, उस दोनों में संपर्क स्थापित हुआ, दोनों सभ्यता मिले। नए देश की खोजों के द्वारा न केवल नए उपनिवेश के साथ व्यापार करने को प्रोत्साहन मिला, वरन उन्होंने वहाँ अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार करने का भी प्रयास किया। अब नया देश या नया जगह खोजने के बाद केवल वहाँ के व्यापार ही नहीं बल्कि वहाँ की संस्कृति, धर्म का प्रचार भी हुआ। जैसे हमारे भारत देश है, यहाँ से विदेश में अपने धर्म का प्रचार हुआ, वहाँ से यहाँ पर भी हुआ और व्यापार करने का मौका मिला। ठीक है, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यूरोपीय उपनिवेशवाद के रूप में उभर कर सामने आया। और हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू होता है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। अपनी विकसित एवं भौतिक आवश्यकताओं के निमित्त इन्होंने उन देशों का शोषण किया जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। अब यूरोप क्या करने लगा, उन देश को शोषण करने लगा जो इसके उपनिवेश थे। भौगोलिक खोजों के परिणाम निम्न रूपेण स्पष्ट किए जा सकते हैं। पहला था व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। ठीक, आगे जानेंगे, पहले कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, आप समझ लीजिए। भौगोलिक खोज के परिणाम पूछा जाए तो आप बोलिएगा व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव, उपनिवेश साम्राज्य का विकास, वाणिज्यवाद का विकास, ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार, दास व्यापार का विकास, भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। भ्रांति मतलब वही झूठी मूठी जो अफवाहें थी पहले पृथ्वी के बारे में, वो अफवाहें दूर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, नए देश की खोज एवं नई व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। नए देश की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्क ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। जैसे उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। अब यूरोपीय देश क्या हुए, उसका जो उपनिवेश था उसका शोषण किया, खूब उसको लूटा, जिससे ये समृद्ध मतलब अमीर होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरम उत्कर्ष पर पहुंचा दिया और इस प्रकार से उन्नति के कारण यूरोपीय व्यापार खूब आगे बढ़ा। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। इसके बाद मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, क्योंकि आपको पता है आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, आवश्यकता पर विकास हुआ। और उसके बाद हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक शाख विकास हुआ। हुंडी, ऋण पत्र का उसी समय विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप में विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा। मतलब व्यापार स्थान में शुरू होता था और पूरे विश्व में फैलता था। नए देश की खोज के पूर्व व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था। नए देश की खोज से पहले जो है व्यापार भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही लिमिटेड था, सीमित था, परंतु अब इसका स्थान अटलांटिक, हिंद, प्रशांत महासागरों ने ले लिया। अब जो है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इन जगहों पर व्यापार होने लगा, तो ये इनका स्थान लिया। फलतः पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, एंटवर्प आदि शहर विश्वव्यापी व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए। अब ये जो शहर है, कौन सा, पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, एंटवर्प, ये सब शहर विश्वव्यापी व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए। यहीं पर व्यापार हुआ करता था और यूरोपीय व्यापार पर इटली का एक अधिकार जाता रहा और यूरोपीय व्यापार पर इटली का अधिकार हो रहा था। इसके बदले स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस का प्रभाव बढ़ गया। अब इसके बदले जो है स्पेन का, पुर्तगाल का, हॉलैंड का, इंग्लैंड तथा फ्रांस का भी प्रभाव बढ़ा।
कालांतर में अपने विशाल साम्राज्य को संभालने में स्पेन और पुर्तगाल इतने निमग्न हो गए कि इन्होंने अपना साम्राज्य ही खो दिया। और समय बीतता गया, क्या बताया गया है कि अपने ही साम्राज्य को संभाल नहीं पाया। समझिए, पुर्तगाल जो है अपने ही साम्राज्य को संभाल नहीं पाया, जिस कारण उसका साम्राज्य ही खो गया, मतलब दूसरे देशों पर हथियार। यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए नए देशों से आयातित बहुमूल्य धातुओं, विशेषकर अमेरिका से आयातित सोना तथा चांदी ने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ही बदल दिया। अब यूरोपीय दूसरे देश जो है, दूसरे देश से जो धातु बहुमूल्य लाते थे, जिसे अमेरिका से लाया गया सोना तथा चांदी, अर्थव्यवस्था के रूप को बदल दिया। फल था 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही। 80 वर्ष तक यूरोप की अर्थव्यवस्था, सोचिए 1-2 वर्ष में 80 वर्ष चांदी पर ही निर्भर रही। उसमें कितना था, इससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब मुद्रास्फीति क्या हुआ, स्फीति क्या हुआ, एक ही चीज पर जब आश्रित रहता है तो मुद्रास्फीति होता है। बदले हुए आर्थिक स्वरूप में व्यापार की प्रधानता बढ़ गई और वर्ग संबंधों में परिवर्तन आने लगे। इसके फलस्वरूप समाज के सामंती वर्ग के बदले में व्यापारी वर्ग का प्रभाव बढ़ा। अब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार के देशों में व्यापारी वर्ग का प्रभाव बढ़ा। अब व्यापारी वर्ग का प्रभाव बढ़ गया, पहले सामंती वर्ग जहां पर था वहीं अब व्यापारी वर्ग का प्रभाव बढ़ने लगा। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। बस इसके बाद लास्ट पेज है आपका, खत्म होने वाला है बस। देखिए दूसरा कारण था औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास। औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास, देखिए क्या हुआ, भौगोलिक खोजों के उपरांत उपनिवेशों की स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा। अब भौगोलिक खोज के उपरांत जो है साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा। साम्राज्यवाद मतलब राज्य, और यूरोपीय राष्ट्रों में तीव्र प्रतिस्पर्धा भी चलती रही, और यूरोप के जो राष्ट्र थे उसमें प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन चलती रही। इसके फलस्वरूप व्यापार के माध्यम और स्वरूप में भी परिवर्तन आए। व्यापार का तरीका बदला, उसका स्वरूप बदला। व्यक्तियों की जगह अब संगठित व्यापारिक कंपनियों ने व्यापार का संचालन आरंभ किया, और इसी उद्देश्य से विशेष अधिकार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए कंपनियां प्रयत्नशील हुई। पहले कोई व्यक्ति विशेष व्यापार करने के लिए दूसरे देश जाते थे, उसके बाद जो है इस व्यक्ति विशेष के बाद उसका स्थान जो है एक संगठन लेने लगा, व्यापार संगठन, कंपनी बनाया गया। और बताते हैं आपको, कंपनी जो होता है एक व्यक्ति नहीं होता है, वो एक संगठन होता है, उसको विशेष अधिकार प्राप्त होता है। विशेष अधिकार मतलब ये कि कंपनी बहुत सारे लाभ सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रही। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों में ऐसी कंपनियां स्थापित हुई। ये सब देश में कंपनियां बनी। इनमें से कुछ कंपनियां व्यापारियों के द्वारा प्रायोजित थे, व्यापारी बनाए, और कुछ राज्य के द्वारा। आगे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीप समूह में उपनिवेश एवं बस्तियां बसाई गई, मतलब उपनिवेश की बस्तियां बसाई गई। प्रारंभ में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणी रहे। स्पेन और पुर्तगाल उपनिवेश बसाए, परंतु 16वीं सदी के अंत तक तथा 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस भी शामिल हो गया। 16वीं और 17वीं शताब्दी के उपरांत जो है फ्रांस भी उपनिवेश बसाने में आगे बढ़ा। आगे देखिए, दूसरा ये कारण था, भौगोलिक खोज के परिणाम ये थे, और तीसरा परिणाम क्या है इसको देखते हैं। आगे है वाणिज्यवाद का विकास। देखिए नए देशों की खोज तथा व्यापार के वैश्विक विस्तार के फलस्वरूप, नए देश के खोज तथा व्यापार के वैश्विक विस्तार के फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। आधुनिक पूंजीवाद, इस आर्थिक व्यवस्था में बुलियन की महत्ता बढ़ी। सोने की महत्ता ने यूरोपीय देशों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने एवं चांदी की लूट हुई। साथ साथ इसका भंडारण भी किया जाने लगा। इन भंडारों की प्राप्ति में स्पेन अग्रणी था। देखिए क्या हुआ, नए देश के खोज जो हुआ, इसके बाद जो है आधुनिक पूंजीवाद बढ़ा। पूंजीवाद का क्या मतलब है, आपको अगर भविष्य के बारे में हल्का भी अनुभव हो गया, जैसे कि सोना की महत्ता के बारे में सबको पता था, तो इसीलिए सारे देश क्या हुए, सोने पर जना व्यापार करता था, सोना चांदी, इसको क्या किया, रखना शुरू किया, मतलब इसको भंडारित करना शुरू किया। तो इसमें स्पेन सबसे आगे रहा। आगे है ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। अब देखिए ईसाई धर्म और पश्चिमी सभ्यता का प्रसार भी हुआ। जैसा कि पूर्व में उल्लिखित है कि भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रसार किया। पश्चिमी, देखिए भौगोलिक खोज यूरोपीय देश की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, साहित्य का प्रचार प्रसार किया। धर्म युद्ध की असफलता के कारण ईसाई धर्म का प्रसार जो धीमा पड़ गया था, धर्म युद्ध के कारण ईसाई धर्म का प्रसार धीमा पड़ा था, स्लो हो गया था। नए भौगोलिक खोज ने इसमें प्राण डाल दिया। अब नए भौगोलिक खोज हुआ तो उसका प्रसार भी होने लगा। ईसाई धर्म प्रचारकों ने अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका में दुर्गम स्थलों में जाकर अपना धर्म प्रचार किया। जिस स्थान पर पहुंचना दुर्गम हो, कष्टदायक हो, वहां जाकर प्रचार किया। परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा
कि इन क्षेत्रों में धन का लालच देकर एवं जबरन धर्मांतरण एवं सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया। मतलब धन का लालच दिया, नहीं माना तो जबरन उसको परिवर्तन कराया और इसका विरोध भी हुआ। दूसरी तरफ धर्म के व्यापार प्रसार ने चर्च की प्रभुसत्ता को कम किया। अब देखिए, धर्म का प्रचार में लोग इतने मग्न हो जाते हैं कि जबरदस्ती बिना उनके मर्जी से धर्म का परिवर्तन करवाते हैं, जिसका क्या होता है, प्रभाव काफ़ी बुरा और खराब होता है। वही हुआ। उसके बाद चर्च की जो अधिसत्ता थी वो खत्म हो गई, मतलब कम हो गई। आगे देखिए इसका क्या परिणाम हुए। देखिए, भौगोलिक खोजों के कारण हुई ज्ञान में वृद्धि से तत्कालीन धर्म के विषय में कई प्रश्न उठ खड़े हुए। अब भौगोलिक खोज के कारण धर्म ज्ञान में वृद्धि हुई और ज्ञान में वृद्धि हुई तो तत्कालीन उस समय जो धर्म थे उसके विषय में कई सारे प्रश्न उठे। तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा, जिसने धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। आपको बताते हैं, जैसे कोई मान्यता रहती है हमारे यहाँ, हमारे गांव में, आपके भी गांव में मान्यता होगी, सांप काटने के बाद पहले भगत के पास जाया करते थे लोग, बहुत लोग ठीक भी हुआ करते थे। तो ये पुरानी मान्यताएं थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो है हमारे पास साइंस है तो उसका इलाज संभव हो पाया है, तो उस पर सवाल आने लगा है, सवाल जो है कसौटी पर कसा जाने लगा है। तो इस प्रकार से नए नए प्रश्न, नए नए खोज से उठते हैं। पांचवा जो है वास व्यापार का विकास हुआ। ये क्या है, दास व्यापार का विकास हुआ, दा करें। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विकसित हुए व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। अब मानव श्रम की महत्ता, अब उसमें लोगों का जरूरत होता था, लोग उसमें जरूरी पड़ते थे काम के लिए, तो इसके लिए दास व्यापार शुरू हुआ, दासों का बिकना खरीदना ये शुरू हुआ। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाजारों में बेचा जाना शुरू हुआ। अब क्या किया गया, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ के जो निवासी थे उनको पकड़ पकड़ करके यूरोप के बाजारों में बेचा जाना शुरू किया गया, काम करवाया जाता था उनसे खूब। आरंभ में गुलामों का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पर था, गुलाम खरीदा बेचा जाता था, किंतु 16वीं शताब्दी के अंत में इसने बाकायदा व्यापार का रूप धारण कर लिया। खूब आवश्यकता पड़ता था, व्यापार होना शुरू हुआ। इन गुलामों से जंगल को काटने, खेती करने, सड़क बनाने, जहाज में ईंधन झोंकने आदि कठिन कार्य करवाए जाते थे। कठिन कार्य, वो भी पैसा देना नहीं पड़ता था, एक ही बार में उसको खरीद लिया जाता था। तथा इन पर अमानवीय बर्बर अत्याचार किए जाते थे। अमानवीय मतलब मानव के जैसा व्यापार नहीं, क्योंकि हम खरीद लिए, हमारा वो दास है, जीवन भर उसको यही रहना है जब तक जीवित है। इस प्रकार भौगोलिक खोजों का यह नकारात्मक परिणाम था। इसने तथाकथित सब एवं विकसित लोगों द्वारा अविकसित, भोले भाले एवं कमजोर लोगों का शोषण किया। ये नकारात्मक परिणाम था, जो भोले भाले लोग थे, जो नासमझ थे, उनका शोषण हुआ भौगोलिक खोज के दौरान। आगे देखिए क्या हुआ अगला, भ्रांतियों का जो है अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। अब भ्रांति क्या हुआ, जो पहले भ्रम फैला हुआ था उसका अंत हुआ। देखिए, भौगोलिक खोज ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्यापक जो भ्रांति था उसको तोड़ने का कार्य किया। जो भ्रम फैला हुआ था उसको तोड़ा गया। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर उंगली उठने लगी। चर्च द्वारा प्रसारित जो अवधारणा था, झूठे चीजें थी, उसको क्या, उस पर उंगली उठने लगी। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बन गया। और बाद में जो है समय बीतने के साथ धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ, इसके कारण बन गए। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी से मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। देखिए, नए दुनिया की खोज हुआ, नए नए चीज आविष्कार हुआ और नए नए आविष्कार की जरूरत भी पड़ी मनुष्य को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती होगी, तो उसको खोजने की जरूरत थी। इसका संदेश स्पेनिश सिक्के सामने और भी है स्पष्ट होता है। और अब नए नए देश खोज, पहले आपको पता है पहले किस प्रकार से काम चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली था। तो कोई भी चीज़ खरीदने के लिए वस्तुओं को ले जाना पड़ता था। हमको इतना गेहूं है तो गेहूं ले जाना पड़ता था, आप इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा। तो ये जो है नए देश की खोज जो है इस प्रकार की चीज़ों को हटाया और नए नए चीज़ों को लाया। देखिए, बढ़े हुए सामुद्रिक गतिविधियों ने समुद्री यात्राओं में उपयोगी विभिन्न उपकरण जैसे नक्शे, कंपास, नक्षत्र प्रणाली आदि विकसित होने का अवसर प्रदान किया। अब जो चीज़ की समुद्रों में ज़रूरत पड़ती थी उसका खोज होने लगा। इससे संबंधित विद्वानों एवं पेशेवर वैज्ञानिक के वर्ग का जन्म हुआ। अब इस काम को करने के लिए जो लोग थे उसका एक वर्ग बन गया। कालांतर में इसी वर्ग ने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। समय के साथ जो है यही जो है पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।
चलिए लास्ट है, इसको देख लेते हैं। आगे है अन्य परिणाम, इसका 7वां परिणाम है। और भी परिणाम हुआ, भौगोलिक खोजों से विभिन्न प्रकार के नवीन फसलों का अंतर महाद्वीपीय आदान प्रदान हुआ। अब जैसे कि अंतर महाफसल जो हमारे देश में नहीं है दूसरे देश से लाया गया, और जो हमारे देश में है वह दूसरे देशों में बेचा गया। जैसे यूरोप में कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ। ये सारी चीज़ यूरोप में पहुंचाए गए तथा यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू का भारत जैसे देशों में आगमन हुआ। और भारत में भी चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू का आगमन यूरोप के माध्यम से हुआ। यूरोप दूसरे देशों से लाता था, अन्य देशों में उसको बेचता था। भारतीय फसल आम, गन्ना आदि दूसरे क्षेत्रों में गए। भारत से आम, गन्ना इत्यादि को दूसरे क्षेत्रों में भेजा गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भौगोलिक खोजों ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने लाई। भौगोलिक खोज जो है विश्व की एक नई रूप और रेखा को सामने लाई, मतलब नया चित्र तैयार हुआ। विचारों में परिवर्तन आए तथा वैज्ञानिक विचारों को मान्यताएं मिली। धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगे। दूसरी तरफ नए क्षेत्रों के अन्वेषण, आविष्कार तथा नवीन मार्गों की खोज के फलस्वरूप पूंजीवाद, वाणिज्य और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। इसने नई दुनिया का यूरोपीयकरण कर दिया और इस प्रकार से नई दुनिया की खोज हुई। चलिए देखिए, अन्य परिणाम में यूरोप विशेषकर इटली में नए नगर का उद्भव हुआ। भूमध्य सागर के मध्य में वृद्धि, पूंजीवाद, वाणिज्यवाद और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। नौसैनिक क्रियाकलाप में वृद्धि हुई। तो ये सारे परिणाम थे। ये चैप्टर खत्म होता है। आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए, अभी जो हमने पढ़ा उसके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव के बाद जो है आपका प्रश्न आता है ये सही गलत, उसके बाद एक वाक्य में आंसर है 30 शब्द में, फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो ये सारे प्रश्न का उत्तर हम अगले वीडियो में जानेंगे। उसके बाद जो है हमारा अगला चैप्टर होगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जिसको अगले वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर आप एक एक क्लिक करके आप वीडियो को देखिए आवश्यकता के अनुसार। थैंक यू। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।